नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पारंपरिक यानी कन्वेंशनल पनडुब्बियों के लिए भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य की भारतीय पनडुब्बियों की रेंज मौजूदा पनडुब्बियों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक क्यों होगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन नेवी की तरफ से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। एक कन्वेंशनल सबमरीन को लगभग 2 या 3 दिन के अंदर एक बार सरफेस के ऊपर आना पड़ता है या फिर स्नॉर्कल करते हुए अपने इंजन्स को टर्न ऑन करके अपनी बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो कहा जाता है कि उनकी सबमरीन 50 दिनों तक पानी में रह सकती है, तो वहां पर यह स्नॉर्कलिंग वाले एपिसोड्स को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर इसी सबमरीन के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लग जाता है तो यह सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा दिनों तक रह सकती है और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में यह सबमरीन्स लगभग 5 गुना ज्यादा एंडोरेंस देती हैं। यदि हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणालियों के बारे में बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ओपन साइकिल इंजन, इंजन क्लोज साइकिल में डीजल और स्टीम इंजन्स, स्टर्लिंग साइकिल इंजन और फ्यूल सेल टाइप एआईपी। इनमें से 3 प्रकार के एआईपी आज मॉडर्न डे में उपयोग किए जाते हैं। अगर हम क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन टाइप एआईपी के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी मेस्पा एआईपी एक इसी प्रकार की एआईपी है और इसका उपयोग ऑगस्टा 90B और स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बियों पर किया जाता है। लेकिन मेस्पा एआईपी में कई तरह के मूविंग पार्ट्स चलने होते हैं, जिसके चलते सबमरीन का अकूस्टिक सिग्नेचर बढ़ जाता है। वहीं पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होती है और इसका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं यही कारण थे कि इंडियन नेवी की तरफ से जब स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स एक्वायर की गई थी तो उन्होंने ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं एक्वायर किया था। स्टर्लिंग इंजन स्वीडन द्वारा विकसित किया गया था और इसका उपयोग गोटलैंड श्रेणी की पनडुब्बियों में किया गया था और डेवलप करने के बाद स्वीडन ने अपने पुरानी पनडुब्बियों से भी इसे प्लग कर दिया। स्वीडन ने स्टर्लिंग इंजन को सिंगापुर की पनडुब्बी से भी प्लग किया था। यह तकनीक स्वीडन से जापान और चीन को ट्रांसफर की गई थी और दोनों देशों की पनडुब्बियों में स्टर्लिंग इंजन का उपयोग करती हैं। स्टर्लिंग साइबर इंजन के उपयोग से पनडुब्बी में अकूस्टिक सिग्नेचर बढ़ता है। साथ ही इस तरीके के सिस्टम्स को बनाना बहुत महंगा है और मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। अगर हम एआईपी ईंधन सेल की बात करें तो यह सबसे शांत एआईपी है और इसे जर्मनी में विकसित किया गया है। यह तकनीक जर्मनी की ओर से दक्षिण कोरिया को भी हस्तांतरित कर दी गई है और दक्षिण कोरियाई पनडुब्बियों में भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया है। यदि फ्यूल सेल टाइप एआईपी को संचालित करने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और जर्मन पनडुब्बियों में हाइड्रोजन का एक बड़ा टैंक होता है। हालांकि नवीनतम फ्यूल सेल टाइप एआईपी के ऊपर ऑन बोर्ड हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है और स्पेनिश S80 क्लास की सबमरीन में बिल्कुल यही किया जाता है। डीआरडीओ के एआईपी में यही मैकेनिज्म है, लेकिन अभी तक डीआरडीओ का एआईपी पूरे तरीके से बना नहीं है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी की तरफ से मीथेन रिफॉर्मर डेवलप कर लिया गया है और इस मीथेन रिफॉर्मर के चलते उनकी सबमरीन को बड़े हाइड्रोजन टैंक को कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करंट इंडियन नेवी के फ्लीट की बात की जाए तो इस समय इंडियन नेवी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबमरीन्स किलो क्लास की सबमरीन हैं। इनको भारतीय नौसेना सिंधु घोष क्लास कहती है और इनिशियली 10 ऐसी सबमरीन एक्वायर की गई थी, लेकिन अब नौसेना के पास में ऐसी 7 सबमरीन ही हैं क्योंकि एक में एक्सप्लोजन हुआ था, दूसरी म्यांमार को दे दी गई है और तीसरी डीकमीशन की जा चुकी है। दूसरी ओर भारतीय नौसेना टाइप 209 क्लास की 4 सबमरीन ऑपरेट करती हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के बेड़े में जो सबसे नया सबमरीन है वो स्कॉर्पियो क्लास की पनडुब्बी है। नौसेना ने 6 ऐसी पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 5 सबमरीन्स इस समय इंडियन नेवी के साथ में ऑपरेशनल है। इसके अलावा भारतीय नौसेना आने वाले समय में इसी श्रेणी की 3 और पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करेगी और यदि आप कुल संख्या को देखें
तो भारतीय नौसेना के पास 20 पनडुब्बियों का रोड मैप है, जिनमें से 17 सबमरीन्स उनके पास में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इनमें से किसी भी सबमरीन के ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नहीं है और डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इस समय टेस्टिंग में है। लेकिन एक बार जब यह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा तो इन 9 की 9 सबमरीन्स के ऊपर इसको डाला जाएगा और इसी वजह से प्रोडक्शन रेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक दूसरी असेंबली लाइन की अपॉर्चुनिटी बनती है। इसी अपॉर्चुनिटी को एड्रेस करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम इनिशिएटिव किया गया था और आने वाले समय में इस क्लास की 6 सबमरीन्स भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल करेगी, यानी कि मॉडर्न सबमरीन्स का टोटल नंबर 15 हो जाएगा। तब तक सभी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स के ऊपर डीआरडीओ का एआईपी जा चुका होगा। हालांकि भारतीय नौसेना योजना के अनुसार नौसेना को 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की आवश्यकता है, जो एडवांस्ड पनडुब्बियां होनी चाहिए और मूल योजना के अनुसार यह पनडुब्बी 2030 तक भारतीय नौसेना को सौंपी जानी थी। हालांकि भारतीय नौसेना को 9 और आधुनिक पनडुब्बियों की आवश्यकता है और इसलिए 2 असेंबली लाइनों की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि एक शिपयार्ड लगभग 4 पनडुब्बियों का उत्पादन कर सकता है और दूसरा शिपयार्ड 5 पनडुब्बियों का उत्पादन कर सकता है। यह भी माना जा सकता है कि एक अतिरिक्त पनडुब्बी का निर्माण किया जाएगा और दोनों शिपयार्ड प्रत्येक में 5 पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय नौसेना द्वारा लिए गए निर्णयों में किस कारण से एआईपी के महत्व पर जोर दिया गया है।